अंकित, कृष्णावत जी, अभिनव, वीरेंद्र प्रताप यादव, भानु शुक्ला जी, नवीन चौधरी जी पानीपत से, जितेंद्र कुमार सिंह जी नमस्कार, कृष्णा कुमार, सुभाष धारवाल जी, कृपया आप लोग मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से, आप मुझे अवगत कराएं। जूही तिवारी, शनि तिवारी जी, नमस्कार। शुरू किया जाए। आवाज़ थोड़ी सी कम है तो मैं प्रयास करता हूं कि इसको अपने पास रखता हूं नज़दीक में। योगेश पांडे जी नमस्कार। देखिए, आज के लाइव सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने आधुनिक भारत के सिलेबस में जो टॉपिक निर्धारण की एक कोशिश की गई परिचर्चा के माध्यम से 3 फेसबुक लाइव सत्रों के द्वारा आप लोगों ने लगातार उसमें एक के बाद एक, मतलब पहले में जितनी आपकी सहभागिता दिख रही है, दूसरे में उससे ज्यादा है, और तीसरा और दूसरा लगभग बराबर चल रहा है। और अभी तक आप लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं, उससे जुड़ी हुई जिज्ञासा से बातें आ रही हमारे पास। आज का जो लाइव सेशन है ये तो अभी हम शुरू करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने उत्साहजनक समर्थन और बने हुए वीडियो पर आपने अपनी जो एक मजबूत हमारे पक्ष में एक भागीदारी दिया है, उसके लिए शब्दों में आभार व्यक्त करना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफलाइन की जब क्लास चलती है तो 600, 800, 500 इस तरह से आप लोग क्लास में होते थे कोरोना के पहले। लेकिन उन क्लासेस में जो आप एक भीड़ में बैठ करके सुनते थे तो हमारा और आपका एक आई कांटेक्ट होता था, और उस आई कांटेक्ट के आधार पर हम लोग बात को आगे लेके चलते थे। आई कांटेक्ट का यहां पर सार्थक मतलब यह है कि हम इतिहास जिस तरह से आपके सामने, आपके सिलेबस, आपके प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस परीक्षा, या जो भी ऑप्शनल वैकल्पिक इतिहास विषय में जिस भी मंच पर आप हमसे जुड़े रहे, मिले, तो आप जब जब हमसे पढ़े तब तब हमारा ये पूरा प्रयास होता था कि आपके तरफ से अगर आप समझने वाली स्थिति से हमको अवगत कराते चलते थे तो हम उसी अनुपात में आपके साथ अपना तारतम्य स्थापित करके चलते थे। लेकिन फेसबुक लाइव को शुरू करने से पहले जो मेरे मन में हिचक था, और यूं कह सकते सबसे बड़ा हिचक था, ये छोटा हिचक नहीं था, ये सबसे बड़ा हिचक था कि क्या आप लोग उस दौरान जब फेसबुक लाइव में हम लोग आप की बात को रखेंगे, आपके समक्ष कोई बात प्रस्तुत की जाएगी,
तो क्या आपकी उसी तरह से जरूरतें पूरी होंगी? और यही कारण था कि मैं थोड़ा इस चीज को लेकर के थोड़ा दूर रहता था, कटता था। लेकिन 3 वीडियो में जिस तरीके से आपके लगातार सहयोग और समर्थन मिले, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही आपके साइड से कि आपने ये पूरी तरह से भरोसा दिया कि जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में आप पूरी मस्ती से, पूरे उत्साह से मुझे सुनते थे, उसी तरह से आप फेसबुक लाइव में भी भागीदारी दे रहे हैं और आप उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए पूरा का पूरा लाभ ले रहे हैं। अब आगे जो हम लोग आज करने वाले हैं उसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि आज के लाइव सेशन का मेन मोटिव क्या है। पहले तो मैं सोचता था कि आप लोग जिस तरह से इस इतिहास खंड में जो सेक्शन आवश्यक है आपकी सिविल सेवा को पास करने के लिए, एक के बाद एक क्रम से मैं बात को उठाता जाऊंगा और वो क्रम से चलेगा भी, क्योंकि आप तक सूचना पहुंच गई है कि YouTube चैनल बना दिया गया है और मैं बहुत टेक्निकल मामले से बहुत स्पष्ट जुड़ा हुआ नहीं हूं, इसलिए जैसे जैसे लोग मुझे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं चीजों का पालन कर रहा हूं। यहां पर मैं बस ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपके सामने हम लोग YouTube चैनल पर लाइव भी सिलेबस को ऑनवर्ड करेंगे, आगे लेके चलेंगे। आज मोटिव मेरा यह है क्योंकि आपका जो संदेश आया है उस संदेश में एक बहुत बड़ा प्रश्न जो बड़ी संख्या में आप लोगों ने पूछा है कि आपने 3 वीडियो में जो सिलेबस को ब्रेक किया, छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बताए, और हम लोगों ने जब उसको पढ़ना शुरू किया सब टॉपिक्स में, तो असल में सब टॉपिक बनाते समय या सब टॉपिक का निर्माण करते समय हम उस सब टॉपिक के नोट्स और उससे जुड़ी हुई बातों को परीक्षा के अनुसार कैसे तैयार करें, यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रश्न कई प्रकार के हैं आप लोगों के, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये कि चूंकि आप लॉकडाउन सिचुएशन में हैं और अभी बहुत कुछ बाजार का खुला नहीं है, और विशेषकर जिससे आपका सीधा संबंध है उसमें तो बिल्कुल ही शिक्षण कार्य या क्लासेस या इस तरह की चीजों से आप अभी नहीं जुड़े हैं। तो चूंकि आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, आप घर पर बैठे हैं, और हमने आपको कहा कि आपको नोट्स बनाने में कैसे कैसे सावधानी को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उस काम को करने गए तो आपको ये समझ में नहीं आया कि हम कैसे इस काम को पूरा करें। तो आज के सेशन का जो मोटिव है वो ये बताना है आपको कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसको सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं, सब टॉपिक के बाद आप उसमें यह देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया है और हमारी जो समझ विकसित हुई है हम उसको कैसे अनवर्ड करें, हम उसको कैसे आगे लेके जाएं। तो मैं उससे संबंधित जो सबसे पहली सावधानी आपको बताने जा रहा हूं वो पहली सावधानी ये है कि जब भी कोई टॉपिक आपके सामने आता है, पहले तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, आधुनिक भारत की बात अगर करना चाहें तो आधुनिक से ही उठाइए। सपोज जैसे मान लीजिए आपने 1857 का विद्रोह उठा लिया। अब 1857 का विद्रोह जब आप उठाएंगे तो 1857 का विद्रोह प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे तो बिल्कुल मध्य में जाकर के यह घटना घटी है।
अब जब आप 1857 का विद्रोह निर्धारित करने से संबंधित इतिहास या उससे जुड़े प्रश्नों को हल करने के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक तो तरीका यह होता है कि आप जो भी मानक बुक है आप उसको उठाइए, उपन्यास की तरह से उसको पढ़िए और उपन्यास की तरह से जो भी आपकी समझ विकसित होती है आप उसको पूरा करिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है आपके लिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी में जो बेसिक सावधानी है, जो सबसे गंभीर विषय है, वो ये है कि आप इस परीक्षा में, इस तैयारी में एक सिविल सेवा, चाहे वो प्रांतीय सिविल सेवा हो और चाहे केंद्रीय सिविल सेवा हो, आप केंद्र और राज्य दो सिविल सेवा की परीक्षाओं को ध्यान देकर के आप ये तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को देख लीजिए एक बार। चलिए, सिलेबस 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत उलझा हुआ नहीं है। साधारण शब्दों में आप पाएंगे कि 1857 का विद्रोह, आपको शब्द आ गया। अब पहला जो मन में आपके है कि 1857 के विद्रोह, साधारण सी समझ की बात मैं कर रहा हूं। जैसे ही आपके सामने ये प्रश्न आया कि 1857 का विद्रोह आप पढ़ने जा रहे हैं, तो सवाल मन में आना चाहिए कि जब विद्रोह हुआ है और 1857 में हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस विद्रोह का जरूर 1857 के पहले जो ब्रिटिश शासन के शोषण करने की पद्धति रही है, सबसे पहला तो आपको 1857 के विद्रोह को, कारणों को जानना है। अब आप कहेंगे ये कोई बहुत अलग बात तो नहीं बताया हमने। बिल्कुल इसमें कोई अलग बात नहीं बताया मैंने। कारण आप जानते हैं, कारण पढ़ना भी चाहिए, किसी भी घटना का एक कारण होता है। लेकिन यहां पर आप जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि आप 1857 के विद्रोह में जब कारण छांटने की बात आती है, तो आप सावधानी पूर्वक 1857 के विद्रोह को, के कारणों को इस कदर इकट्ठा नहीं कर पाते जिससे कि एग्जामिनर जटिल से जटिल प्रश्न अगर बनाए तो आप उस उत्तर को अपने इस कारण वाले जितने भी तथ्य आपने इकट्ठा किया है उससे आप उसको जोड़ पाए। जैसे मैं अगर आपको एक तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना था। पहले आपने जैसे 1857 के विद्रोह शब्द का हेडिंग डाला कहीं, ऐसे मैं एक दो और उदाहरण लूंगा जिससे कि आप बातों को और अच्छे से समझें। तो आप अच्छी तरह से समझिए कि कारण जो शब्द है, और वो भी विद्रोह के लिए, ये 10-20 वर्ष का परिणाम नहीं होता है। विद्रोह का जब व्याख्या करने आप जाते हैं, जब कभी भी हम लोग विद्रोह शब्द प्रयोग करते हैं, तो विद्रोह का मतलब ही होता है कि ऐसी व्यवस्था के खिलाफ विरोध विद्रोह कहलाता है जब शोषण दीर्घकालिक समय तक किया गया हो। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेज 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ और 1757 से 1857, यह लगभग 100 वर्षों का ब्रिटिश शासन का शोषण है। और 100 वर्षों में अंग्रेजों के शोषण करने में कुछ नीतिगत सोच रही होगी। जब आप उस नीतिगत सोच की बात करेंगे तो ब्रिटिश सत्ता के द्वारा शोषण करने में कौन कौन से वैधानिक या कानूनी या
कंपनी के द्वारा बनाई गई विधि जो उनके वाणिज्यिक क्रियाओं के लिए निर्मित थे। तो पहला पक्ष तो यह है कि आप पहले यह जाने कि अंग्रेजी सत्ता 1857 तक किस प्रकार की मानसिकता से भारत में अपनी सत्ता को व्यापार के दृष्टि से ही सही, थोड़े बहुत राजनीतिक उद्देश्य से ही सही, लेकिन वो स्थापित करने के लिए कितने संकल्पित मानसिकता में चले गए थे। अब जब आप कंपनी के वाणिज्यिक क्रियाकलाप का लेखा जोखा लेंगे तो 1857 में हम पहुंचने के पहले जनता के शोषण में कंपनी का संकल्प आपको स्पष्ट शब्दों में समझ में आने लगेगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव समझ अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शोषण की दृष्टि से आपको समझ बनानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि ये समझ किस तरह विकसित होगा? ये समझ इस तरह विकसित होगा कि ब्रिटिश सत्ता 1600 में कंपनी बन चुकी है। भारत में आप जानते हैं कि ये सूरत में आए, 3 जगह पर इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र खोले। मुख्य रूप से उन 3 रूप से व्यापारिक केंद्र खोलने में सबसे ज्यादा बंगाल में इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता को विस्तृत करने का प्रयास किया और धीरे धीरे कुछ गवर्नर जनरल, कुछ व्यापार और कंपनी के आर्थिक हितों के पूरा करने के क्रम में ऐसे तमाम प्रकार के कदम उठाए गए जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारत के सभी वर्गों का शोषण हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा तथ्यात्मक जो पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है जैसे 1857 का विद्रोह आएगा तो हम सीधा मंगल पांडे का नाम लेंगे, बैरकपुर छावनी चलेंगे कलकत्ता में और वहां पर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अपने 2 अधिकारी हुसैन और बाग की हत्या करेंगे। 8 अप्रैल को उनको और फिर हम मेरठ होते हुए दिल्ली आ जाते हैं। ये आना भी है आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस रास्ते से दिल्ली आएंगे नहीं। और दिल्ली में जो 2 प्रमुख अधिकारी हैं, साइमन फ्रेजर और शस्त्रागार का जो अध्यक्ष है, ये जो 2 मुख्य व्यक्तियों की हत्या हुई है, ऐसा नहीं कि आप इनको समझेंगे नहीं, लेकिन आपको यह बात समझ में रखनी पड़ेगी कि जब भी हम कोई टॉपिक का पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो इतिहास के अंदर उस टॉपिक को पढ़ने के पीछे का जो एक पृष्ठभूमि है, आप जितनी उस पृष्ठभूमि को तैयार करने में सावधानी बरतेंगे, जितनी उस पृष्ठभूमि को समझने में अपनी क्षमता का विस्तार करेंगे, आप देखेंगे कि आपको उस विषय के बारे में पढ़ने जानने की रुचि बढ़ती चली जाएगी। अब आप यहीं से अपनी गलती की शुरुआत कर देते हैं। आपको पहले थोड़ा समझना चाहिए था और फिर समझने के आधार पर थोड़ी रुचि बढ़ानी चाहिए थी। उस रुचि के आधार पर आपको तथ्यात्मक सपोर्ट लेकर धीरे धीरे इतिहास को आप आगे बढ़ाते, लेकिन आपने उल्टा क्रम कर दिया। यह उल्टा क्रम का दुष्परिणाम क्या होता है? दुष्परिणाम यह होता है कि आप इतिहास में कुछ फैक्ट तो जान जाते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी यूपीएससी विशेष करके प्रश्न बनाता है तो उसमें लगभग 80% फैक्चुअल बातें होती हैं, लेकिन 20% वह आपसे अवधारणा कंसेप्चुअल बातों को भी किसी न किसी तरह जोड़कर प्रश्न बनाता है। और ये 20% में आप जितने कमजोर होंगे वो 80% की आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप
किसी भी टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले तथ्यात्मक समझ आपकी रोज बढ़ेगी। वो रोज की प्रक्रिया है। आज एक बात आप जानेंगे, कल दूसरी बात जानेंगे, तीसरे दिन पहली बात को हो सकता है कि आप रिकॉल करते समय भूल जाएं, गलती हो जाए, रिवाइज करेंगे तो वो आपको और अच्छे से याद होगा। ये धीरे धीरे आपके अंदर बदलने वाली प्रवृत्ति है। दृढ़ता से फैक्ट को अपने साथ कैरी करने वाली क्षमता है। लेकिन एक बार अगर आप उस टॉपिक को तैयार करने की दृष्टि से अगर आप उसके महत्व को या उसके पीछे के जो लिखने के निहितार्थ हैं अगर आप उनमें कमजोर हो गए तो फिर धीरे धीरे तैयारी में आपकी योजना पंचवर्षीय होती चली जाती है। प्रश्न पूछा गया, कई बार तो हम देखते हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, जैसा कि आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसा प्रश्न लिखा है कि मैंने सर कई किताबों का रेफरेंस दे करके कि मैंने ये किताब पढ़ा, वो किताब पढ़ा। कई लोगों ने तो टीचर का नाम तक मेंशन कर दिया, मैं फला से पढ़ा, फला से पढ़ा। सर नहीं तैयारी समझ में आई, 4 साल हो गए, कहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पर मैंने ये गलती किया, मैंने वहां पर वो गलती किया। सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब देना संभव नहीं है। लेकिन यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि चूंकि कोचिंग जगत में एक थोड़ी सी प्रवृत्ति जो बढ़ी है अभी व्यावसायिकता की, कि एक निश्चित ढर्रे पर छात्र को बुलाना और जितना आपकी पैकेजिंग व्यवस्था है उतने में छात्र को विदा करने के क्रम में कई बार ऐसा होता है कि आप जिस बात को जानने के लिए आए थे उस बात से आप अनभिज्ञ रह गए और कई बार तो आपकी तैयारी आधे अधूरे स्थिति में पूरी होती है और उसका परिणाम यह होता है कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि परीक्षा का रास्ता किधर जा रहा है और आपकी तैयारी का मानक किधर जा रहा है। अब चूंकि कोचिंग का मतलब ये होता है आपको एक निश्चित सीमा तक गाइड करेगा, लेकिन आप उसी पद्धति से यह सोच करके बैठे हैं कि हम इसी तरह से अभ्यास करते करते 5 साल में किस दिन कुछ हो जाएगा, तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। आपकी जो तैयारी की एक बिल्कुल रणनीतिक क्रमबद्धता है, मैंने उस रणनीतिक क्रमबद्धता में 2 बातों को हमने स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखा था। पहली बात मैंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आपको अपने सिलेबस को पार्ट पार्ट करना नहीं आया, उसको टॉपिक में डिवाइड करने नहीं आया और उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप वहां से लिंक नहीं कर पाए, तो चाहे आप कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, आपकी दिग्भ्रमित स्थिति बनी रहेगी। तो मेरा आपसे निवेदन, पहली बात कि कोई भी टॉपिक उठाइए, आपकी उसमें सबसे पहली जो चुनौती आपके सामने है वो चुनौती है कि आप उसका डिवीजन पहले सब टॉपिक में करें। जैसा कि हम लोगों ने 3 वीडियो में आधुनिक भारत का किया, इसी तरह से हम लोग कला संस्कृति का करेंगे, इसी तरह से हम लोग विश्व इतिहास का करेंगे, इसी तरह से आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी करेंगे। और कुछ यही हमारी पद्धति जब वैकल्पिक इतिहास, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास की बात होगी तो हम लोग वहां पर भी करेंगे। लेकिन टॉपिक के डिवीजन कर देने मात्र से और आपको कुछ उपन्यास की पद्धति से पढ़ने से आप अगर सोचते हो कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छे रणनीति में बदलें, तो आपके लिए दूसरी जो सबसे अनिवार्य और विशिष्ट शर्त है कि आप उस सब टॉपिक को तैयार करने, आप उसकी भी गंभीरता को समझें। और उस सब टॉपिक को तैयार करने में जो गंभीरता है, सबसे पहली जो गंभीरता है, उस गंभीरता यही है कि अगर आपने उस सब टॉपिक के पीछे के उद्देश्य को नहीं जाना, भारत ही नहीं दुनिया भर के इतिहासकार 1857 को एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानते हैं और आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस की
और प्रदेश या प्रांतीय परीक्षा सिविल सेवा में पीसीएस में अगर आप 1857 के महत्व से परिचित नहीं हैं या उसके पीछे जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है, जो उसके बनाए या उस टॉपिक को पढ़ने के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आप उससे अगर अपरिचित हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं आप उससे काफी दूर जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि टॉपिक का डिवीजन पहली चुनौती, दूसरी प्रमुख चुनौती उस टॉपिक को जब आप हेडिंग डालते हैं कॉपी में तो आपके पास तुरंत दो डिवीजन निकल के आना चाहिए। पहला डिवीजन यह है कि आप उस टॉपिक के पढ़ने के पीछे कि जो एक हम अभी यहां अवधारणात्मक बात तो नहीं कहेंगे, कंसेप्चुअल बात तो नहीं कहेंगे, संकल्पनात्मक बात नहीं कहेंगे, क्योंकि वो शब्द थोड़े बड़े हो जाएंगे। और चूंकि इस समय आप प्रारंभिक परीक्षा के जोश में हैं, 5 जून को यह डिसाइड होगा कि आपके प्रारंभिक परीक्षा का भविष्य कब बनेगा और कैसे बनेगा, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज के डेट में तैयारी करने वाले अगर 100 छात्रों से आप उठा करके पूछिए कि विद्रोह को विद्रोह क्यों कहते हैं, तो वो छात्र उससे अनभिज्ञ हैं। वो विद्रोह शब्द डिफाइन करने की स्थिति में नहीं है। और आप कल्पना करके देखिए, जब विद्रोह शब्द का अर्थ आपको नहीं मालूम है, आप कभी विद्रोह को उग्रवाद कह देंगे, कभी विद्रोह को आप किसी के खिलाफ आक्रोश कह देंगे, कभी उस विरोध को आप अपने अपने शब्दों से आप उसको व्याख्यायित करते हैं। जबकि विद्रोह के 5 लक्षण होते हैं। दुनिया में कहीं पर भी जब हम विद्रोह शब्द की बात करते हैं तो उस विद्रोह के 5 लक्षण होते हैं। अब ये 5 लक्षण कौन है, इसके क्या मतलब होते हैं, विद्रोह शब्द किस प्रकार के प्रतिरोध को हम विद्रोह कहते हैं, ये हम लोग भी चर्चा करेंगे। टॉपिक जब आएगा तो उस टॉपिक के संदर्भ को लेते हुए हम लोग उसकी बात करेंगे। मैं आज उस रास्ते को नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद है आपके पैटर्न को समझाना, इस रास्ते पर चलना है आपको, ये ज्यादा आपको समझना जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आज ये भी है कि आप जिस पैटर्न को हम समझाना चाहते हैं, आप धीरे धीरे उसको जमीनी हकीकत में बदलिए। जैसे ही आप 1857 का विद्रोह हेडिंग डाले और आपको लग गया कि विद्रोह ये कोई साधारण घटना नहीं है, भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही मानसिकता में आए, और हमने आपको कहा कि 100 साल तक अंग्रेज 1757 की प्लासी और 1857 का विद्रोह, ये 100 वर्षों के निरंतर शोषण के बाद लोगों के मन में उत्पन्न होने वाला यह एक आक्रोश है। इसका मतलब हमको थोड़ा गूगल का भी सहारा लीजिए, थोड़े किताबों का सहारा लीजिए, थोड़े एनसीईआरटी में भी चले जाइए। यदा कदा जो भी आपके पास साधन हैं, यदा कदा जो भी आपके पास साधन है, उन सभी साधनों से थोड़े बहुत आप ये जानने का प्रयास करिए कि 1857 के बारे में सामान्य तौर पर कौन सी बातें हैं जिसको लेकर के हमको थोड़ा सा गंभीर हो जाना चाहिए। अब जब आप 1857 के बारे में समझेंगे तो सबसे पहली बात यह निकल के आएगी कि 1857 का विद्रोह का कोई एक कारण नहीं है। पहली बात तो स्पष्ट हो गया कि कारण इसके लंबे हैं, दीर्घकालिक हैं। अब कारण कौन कौन से हैं, तो आप पाएंगे कि इतिहास में या सामाजिक विषय के अध्ययन के दौरान अमूमन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इस तरह के कारण पर शब्द प्रयोग हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम है तो भी कहेगा इसके धार्मिक कारण है, इसके आर्थिक कारण है। लेकिन यहां पर आपको तथ्यात्मक तरीके से अपने नोट्स में पढ़ते समय यह समझना पड़ेगा कि अगर हम कारण शब्द लिखने जाते हैं तो हमको राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं यह हमारे पास संग्रहित हो जाए। अगर राजनीतिक कारण हमारे पास आ गए तो राजनीतिक और प्रशासनिक, चूंकि है तो ये दोनों बड़े शब्द, लेकिन आप 1857 के आसपास पाएंगे कि राजनीतिक और प्रशासनिक कमोबेश एक ही साथ लिपटे हुए हैं, बिल्कुल रस्सी की तरह से उलझे हुए हैं।
तो आप राजनीतिक के साथ प्रशासनिक भी जोड़ लीजिए। अब राजनीतिक में क्या है, प्रशासनिक में क्या है, आप इसको शामिल करेंगे। आप परीक्षाओं में उठा करके देखिए, सीधे सीधे प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में राजनीतिक कारण में या प्रशासनिक कारण में शामिल नहीं था। अब आपको वहां पर लगेगा कि हमारा दृष्टिकोण 1857 को पढ़ते समय एकदम कन्फाइंड होना चाहिए था राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से। चूंकि अंग्रेज भारत में आए थे आर्थिक शोषण करने के पर्पज से, उनका कोई राजनीतिक मकसद प्रारंभिक समय में नहीं था। ये तो धीरे धीरे भारत की राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाकर उन लोगों ने अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए और निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो यहां पर धीरे धीरे जिस रास्ते से आप निकलना चाहते हैं उसमें एक बात आपके माइंड में स्ट्राइक कर गई कि अंग्रेजों का राजनीतिक और प्रशासनिक जो कारण है वो उनके आर्थिक हितों की पूर्ति के दृष्टि से है। अब यहां पर फिर आपका एक प्रश्न बड़ा अच्छा निकल के आएगा कि राजनीतिक और आर्थिक कारणों में अगर आप वरीयता को ध्यान दे दें तो आप देखेंगे कि आपका कंसेप्ट फिर थोड़ा और मजबूत होगा। तो यहां पर आपको थोड़े आर्थिक कारण को ठीक से विवेचित कर लेना है। आर्थिक कारण को जानेंगे तो आर्थिक कारण नहीं है, असल में आर्थिक शोषण है। जब आप आर्थिक शोषण करने जाएंगे तो कोई भी समाज का जब शोषण होता है, किसी व्यवस्था का जब शोषण होता है तो वह एक बनी हुई व्यवस्था के ताने बाने को बदलने का प्रयास होता है। आप अगर अंग्रेजों का इतिहास शुरू से पढ़ना, बिल्कुल बिगिनिंग में कि जब वो भारत आए जहांगीर के समय में, तो आप देखेंगे कि उस समय अंग्रेज या उसके पहले पुर्तगालियों का इतिहास या डच का इतिहास जब आप सबको देखेंगे, सबको पढ़ेंगे, तो आपको एक बड़ा सुंदर सी व्याख्या मिलेगी कि पहले अंग्रेज भारत के उपभोक्ता थे, भारत प्रोड्यूसर था और वो कंज्यूमर थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण में जब आप जाएंगे तो अंग्रेजों की सोच का आपको एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। और बदलाव यह दिखाई देगा कि वो भारत को धीरे धीरे उत्पादक न रहने देने के साथ साथ वो भारत को एक उपभोक्ता बनाना चाहते थे। अब उस उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को उस काल में वाणिज्यवादी दृष्टिकोण से देखा गया है। एक फिलॉसफी होती थी, वो बातें एक संदर्भ आएगा, कभी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा परिवर्तन अंग्रेजों की सोच में आएगा कि जिस भारत से सामान खरीद करके ले गए उसको ले जा करके यूरोप में बेचा और उस बिके हुए माल से मुनाफा कमा करके यह कंपनी अपने वाणिज्यिक और आर्थिक उद्देश्य पूरे करती थी। बाद में वही कंपनी चाहती है कि भारत के लोग उनके वस्तुओं का उपयोग करें और वो जो लाभ चाहें भारत के लोग उनको वह सामान खरीद करके लाभ देने के लिए विवश हो जाए। तो आर्थिक कारण पढ़ेंगे आप, लेकिन उस कारण में शोषण के लिए जो आर्थिक तंत्र का बदलाव है साथ साथ आप उसका भी लेखा जोखा लेंगे, आप उससे भी कुछ सीखेंगे। आपने राजनीतिक और प्रशासनिक को भी समझ लिया, आर्थिक को भी आपने समझ लिया। अब चूंकि कंपनी का जो एक बड़ा इरादा है वो ये भी था कि भारत की जनता को कुछ इस प्रकार से संचालित किया जाए कि भारत में हमारी सत्ता बनी भी रहे और हमारा आर्थिक लाभ भी लगातार सुरक्षित रहे। यही कारण है कि आप जब इस पक्ष को पढ़ने जाएंगे तो कारण की दृष्टि से आप उसमें धार्मिक और सामाजिक कारण को भी जोड़ेंगे। अब आप देखेंगे कि बड़ी हैरानी होगी आपको जान करके, अगर सामाजिक और धार्मिक कारण में जाएंगे तो अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत किया 1829 में बंगाल से और 1830 में पूरे भारत से।
ये सती प्रथा का समापन भी 1857 के विद्रोह के कारण में शामिल है। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक चीज है आपके लिए। अगर बुद्धिजीविता के स्तर पर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे अगर सती प्रथा का अंत हुआ, अगर भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे प्रक्रियाओं को भी विद्रोह में लोग कैसे शामिल हो गए? ये बात मात्र सती प्रथा के अंत का नहीं है, अंग्रेज और विधाओं से भारत के सामाजिक जीवन में, भारत के धार्मिक मामले में, भारत के आर्थिक व्यवस्था के जो ग्रामीण और स्वरोजगार परक व्यवस्था थी, उस पर वो इतना एक तरह से हैमर कर चुके थे, उस पर डंडा चला चुके थे कि अंग्रेज जब कोई अच्छा कार्य भी करते तो भी उसके बारे में भारतीयों का नजरिया नकारात्मक होने लगा। भारत के लोगों ने कहा कि यह आपका हमारे सांस्कृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप है। यह भी एक नए प्रकार की व्याख्या है कि समाज सुधार का मामला भी भारत में 1857 के विद्रोह से कैसे धीरे धीरे जुड़ता चला गया, और ये जुड़ा ही नहीं, भारत में विद्रोह को अवश्यभावी कराने में इसने योगदान दे दिया। जब आप इसको पढ़ जाएंगे तो अगर आप क्रमबद्धता का ध्यान देंगे तो आपको पहली बात यह समझ में आई कि 1857 के विद्रोह का एक बैकग्राउंड है जिसको साधारण तरीके से आपको पढ़ना था। जब आप उस बैकग्राउंड को जान गए तो आपको लगा कि जरूर लंबे समय तक शोषण के बाद ऐसी स्थिति जन्म लेती है, तो चलो जरा हम कारणों की तलाश करें कि किन किन कारणों से, एकदम रुचि के साथ इसको तैयार करना है, कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं। तो आप सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक कारण खोजे। अब राजनीतिक प्रशासनिक कारण में बहुत सारी बातें हैं, टॉपिक आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। उसमें वेलेजली भी शामिल है, डलहौजी भी शामिल है, और भी बहुत सारे राजाओं की उपाधियां भी शामिल है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे जिसको हम लोग शामिल करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि अंग्रेज भारत में आए थे आर्थिक शोषण करने। आर्थिक शोषण में भी आपने देखा एक प्रक्रिया का बदलाव था। भारत पहले उत्पादक था, वो खरीदते थे, खरीद करके सामान ले जाकर बेचते थे, उससे पैसा कमाते, और इसी लालच में वो चाहते थे कि भारत में उनका व्यापार चलता रहे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के अंदर उत्पादित वस्तुओं को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया, और उनकी लगातार ये कोशिश होने लगी कि हम इनके बने सामान क्यों खरीदें, क्यों ना हम अपना बना हुआ सामान इनको बेचकर और इनका सोना चांदी ढो करके हम लंदन लेके जाएं। उनकी ये बदली हुई सोच और इसके अलावा और भी प्रकार के जो अंग्रेजी शासन के द्वारा शोषण हुआ, वो कौन कौन से आर्थिक कारण थे, और भी जमींदारी व्यवस्था जिस तरह से भारतीय समाज के अंदर स्थापित हुआ, इतना ही नहीं, कई जगह क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों को मध्यस्थ नहीं माना। तो ऐसे करके अलग अलग पक्ष हैं जिनमें शोषण के लिए आर्थिक पहलू आपको खोजने होंगे। इसके बाद हमने आपको कहा कि सामाजिक और धार्मिक कारण है। सामाजिक और धार्मिक कारण को जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो उसके भी अपने एक पक्ष मिलेंगे। आप जानते हैं कि 1813 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक एक्ट प्राप्त हो गया, 1813 का एक्ट ही कहते हैं उसको। उस एक्ट के माध्यम से उनको अधिकार मिल गया कि भारत में वो ईसाई मिशनरी को ले जा सकते हैं या वहां पर जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अब आप कल्पना करिए, एक तरफ भारत के लोगों के जनजीवन को अंग्रेज अपने शोषण के लगातार प्रतिकूल बना रहे हों, और एक तरफ अंग्रेज अपने धर्म के प्रचार करने वाले विचार को भारत में अगर बढ़ने का मौका देंगे, तो मुझे लगता है ये बात कहने में आपको जरा सा भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा जिस धर्म को वो भारत में प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उससे भी लोगों के मन में नफरत का विस्तार होने लगा। जबकि आप जानते हैं भारत ने कभी भी दुनिया के किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया। भारत वसुधैव कुटुंबकम का विचार रखने वाला देश है, तो भारत ईसाई धर्म के विचार का विरोध कैसे करेगा? लेकिन 1857 के विद्रोह को पढ़ते समय आप देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों के भारत आने और उनकी गतिविधियों को लेकर के भी भारतीय के मन में विद्रोह की बात पनपने लगी, और धीरे धीरे उनकी सोच, उनका कारण इस तरह का हुआ कि वो विद्रोही मानसिकता में परिवर्तित होते गए। जब ये सब आप पढ़ लेते हैं, धर्म की बात हो गई, राजनीति की बात हो गई, प्रशासन की बात हो गई, आर्थिक मुद्दे पर बात हो गई, ये जितने सारे मुद्दे थे, जब आप सबको निपटा लेते हैं तब सवाल आता है कि भारत के अंदर चूंकि ये मामला
एक बैरकपुर छावनी जो बंगाल में कलकत्ता में वायसराय रहते थे, उन्हीं के व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। उनके द्वारा पहला प्रतिक्रिया अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। और यहां से असल में देखा जाए तो घटनाएं घटनी एक के बाद एक शुरू होती हैं। तो आपको यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि सैनिक कारण क्या हैं, अर्थात ये कि जो भारतीय ब्रिटिश व्यवस्था में अंग्रेजी सैन्य तंत्र के अभिन्न अंग बनाए जाते थे, तो उनके साथ में अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी प्रबंधन और अंग्रेजी व्यवस्था किस प्रकार का व्यवहार करती थी। मैं आपको टॉपिक अनुसार बस कम शब्दों में बता दूं कि उनका स्वभाव दोयम दर्जे का था। दोयम दर्जे का मतलब ये कि भारत में चाहे आप कितने भी योग्य फौजी बन जाएं, आप कितने भी योग्य सैन्य योद्धा बन जाएं, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश कानून का यह एक व्यवस्था था कि भारतीय सैनिक को सूबेदार से बड़े पद पर किसी कीमत पर पदोन्नति देकर स्थापित नहीं किया जा सकता था। समान पद होता था, लेकिन वेतन के मामले में, सुविधा के मामले में और तमाम प्रकार की बातें जब प्रदान की जाती थी ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, तो आप पाएंगे कि उसमें भी एक तरह का भेदभाव था। अंग्रेजी व्यवस्था में भारतीय जो सैनिक काम करते थे, उनके मन में साधारण रोष नहीं था, बड़े पैमाने का रोष था। और वो रोष आप कह सकते हैं, वो रोष आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह की मानसिकता का निर्माण करेगा। अब आप जब सैनिक कारणों की भी पड़ताल कर लिए, तो आप जानते हैं दुनिया में किसी भी घटना के प्रारंभ का जो बीज होता है वो तात्कालिक किसी घटना से होता है। अब आपके जो अंतिम कारण के अंतर्गत समझने वाली चीज है वो है तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक में बहुत सारी बातें अलग अलग दुनिया के विद्रोहों के लिए पढ़ी जाती हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग शामिल है। चूंकि उस समय जो बंदूक प्रयोग करते थे अंग्रेज, वो ब्राउन बेस बंदूक होता था। सरकार चाहती थी कि ब्राउन बेस की जगह पर इनफील्ड राइफल प्रयोग किया जाए, और इनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस था उस पर एक कॉर्क लगता था। उस कॉर्क के बनाने में ही यह अफवाह थी कि उस पर गाय और सुअर के चर्बी के ग्रीस वाले कैप कॉर्क के रूप में लगाए जाते थे, जिसको चलाते समय सिपाही को दांत से खींचना पड़ता था। अब आप जानते हैं भारत धर्म के मामले में एक विशिष्ट और एक सनातन परंपरा का देश है। गाय का मांस हिंदू नहीं और सुअर का मांस मुसलमान नहीं, और यही दोनों ब्रिटिश सेना में बड़ी मात्रा में थे। परिणाम इसका यह हुआ कि ये आग उस बड़े से असंतोष में ऐसी चिंगारी का काम किया कि यह विस्फोट का स्वरूप बड़े विद्रोह की स्थिति का निर्माण कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप नोट्स बनाएं तो आपको पुराने बैकग्राउंड की थोड़ी समझ हो जाए, इन कारणों की रूपरेखा हो जाए। अब जरा यह विद्रोह चूंकि 1857 के पहले भारत में जो भी शासन सत्ता चलाने वाले लोग थे, उन सबके मस्तिष्क में भारत एक शब्द तो है, लेकिन अखंड भारत या संपूर्ण भारत, जिसको हम आधुनिक शब्द में राष्ट्रवाद कहते हैं, उस प्रकार की कोई बहुत महत्वपूर्ण चेतना भारत में विद्यमान नहीं थी। जितने राजे रजवाड़े
देसी रियासतों को चला रहे थे, चूंकि मुगल सत्ता के बिखराव के बाद अंग्रेजी सत्ता का यह बहुत बड़ा प्रयास था कि भारत में केवल जो राजे रजवाड़े छोटे विखंडित मानसिकता के हैं वो किसी हद तक तो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अखंड भारत को या किसी एक मजबूत सत्ता को चलाने वाले जैसे मुगल काल की सत्ता या और किसी तरीके की सत्ता, ये उसको उस रूप में बने रहने के पक्षधर नहीं थे। यही कारण है कि 1857 के विद्रोह के बाद आप पाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर 1857 के पहले से ही राज्य लगातार अपनी मजबूत स्थिति को खड़ा कर रहे थे और धीरे धीरे मनीष बिश्नोई जी ने लिखा है 1857 का विद्रोह क्रांति भी है। बिल्कुल, हम लोग बात करेंगे अभी क्रांति शब्द को क्यों जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि आप जब ये सारे मुद्दे का आकलन करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर भारत के लिए रियासतों के अपने खुद के अस्तित्व का संघर्ष शुरू हो गया था। यही कारण है कि 1857 का जब आप अध्ययन प्रैक्टिकली व्यवहारिक स्तर पर करना शुरू करते हैं कि पहली घटना से हम जोड़ें और घटना कैसे कैसे आगे बढ़ी, तो एक आपको नजर डालनी पड़ेगी बैरकपुर छावनी में, जहां पर मंगल पांडे उनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध हुआ और उन्होंने अपने 2 अधिकारी की हत्या की और उनको अंततः 8 अप्रैल को फांसी दी गई। आप एक बात वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन लगभग 1 महीने के बाद 8 अप्रैल को फांसी और 10 मई 1857 को मेरठ में वहां के जवानों के द्वारा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पहली बार औपचारिक रूप से 1857 का विद्रोह किया गया। अब यहां पर आपके मन में एक बड़ा भयावह सा प्रश्न आएगा कि 1857 के विद्रोह का महानायक मंगल पांडे और उनके पूरी घटना को हम विद्रोह शब्द से नहीं जोड़ते। जब भी हम विद्रोह शब्द की बात करते हैं तो विद्रोह शब्द 1857 का जो विद्रोह शब्द है वो मेरठ में 10 मई 1857 से शुरू होता है। तो आप यहां पर भी थोड़ी सी फोकस करेंगे बिल्कुल क्रमबद्धता के साथ, और जितने मैं आपको सब टॉपिक के अंदर टॉपिक के पढ़ने की पद्धति बता रहा हूं, जो भी इतिहासकार प्रश्न बनाता है उसके प्रश्न बनाने में खंडवार तरीके से यही बातें एक एक टुकड़े में आती हैं। आप किसी एक को उपेक्षा करेंगे तो हो सकता है कि आप उसको छोड़ें और आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन यह भी संभव है कि जिसको आपने छोड़ा है वही पोर्शन प्रश्न में उठाया जाए और आपका एक प्रश्न गलत हो जाए। अब ये जो जवान हैं विद्रोह करने वाले 10 मई को, इनको मालूम है कि ढीले ढाला ही सही, कमजोर ही सही, लेकिन पूरे भारत के प्रतीकात्मक शासन के तौर पर अगर कोई सत्ता का संचालक है तो दिल्ली में बैठे हुए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं। ये जो मेरठ वाली भीड़ है ये वहां से चलती है, दिल्ली आती है, और आप जानते हैं पूरी दिल्ली जमुना नदी के तट पर बसी है। ये भीड़ जमुना नदी पार करती है 11 मई का भोर, और इस भोर में सुबह अभी सूर्य निकला भी नहीं है और यह भीड़ दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है। अब जैसे ये भीड़ प्रवेश करती, जैसे ये विद्रोही दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया, नदी पार करके जब इधर आए तो इन्होंने चुंगी घर को फूंक दिया। प्रश्न पूछता है आपसे, प्रथम घटना दिल्ली की,
चुंगी घर को आग लगाया, नष्ट किया। वो एक मकबरा था एक पूर्व मुगल बादशाह का, उसको अंग्रेज एक टॉल टैक्स हाउस, चुंगी घर बनाकर इस्तेमाल करते थे। इसके बाद इनकी भेंट होती है अंग्रेजों के राजनीतिक सलाहकार साइमन फ्रेजर से, उसकी हत्या करते हैं ये लोग। इसके बाद जहां पर हथियार आयुध रखा गया था, शस्त्रागार का अध्यक्ष जिसका नाम कर्नल विलोवी था, उसने इनके मोर्चे को रोकने का प्रयास किया, उसको भी लोगों ने घायल कर दिया और अंततः उसने वो भी बाद में मर गया। और इस तरह ये भीड़ दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गई। कुछ आनाकानी थी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के तरफ से, वो नेतृत्व लेने को तैयार नहीं थे। सत्यानंद पांडे जी का प्रश्न है कि क्या सिंधिया इतना सक्षम था कि 1857 के विद्रोह में निर्णायक भूमिका निभा सकता था? आएगा, ये भी मुद्दा आएगा। अभी इस पर कुछ भी कहना ये इतिहास से ज्यादा राजनीतिक बात हो जाएगी। लेकिन एक घटना इसमें सत्य जरूर है कि सिंधिया भले अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा पाते कि नहीं पहुंचा पाते, लेकिन कम से कम झांसी की रानी के पक्ष में लड़ करके जो भी ये उस समय तात्कालिक अच्छा काम कर सकते थे, जरूर इस कार्य को करने में वो योगदान दे सकते थे। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस समय जो भारत के रियासत के राजा हैं, वो अपने क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए विद्रोह में शामिल होंगे। तो इसलिए सिंधिया के इस योगदान को आप किसी और दृष्टि से देखने का प्रयास कम से कम उस समय नहीं करेंगे। तो जब यह भीड़ दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गई, बहादुर शाह जफर चूंकि शारीरिक तौर पर भी उम्र बहुत हो गई थी, सेना भी बहुत कमजोर हो गई थी, लगभग नहीं के बराबर सेना थी, साथ में भी कोई नहीं था, मिला जुला करके वो नहीं चाहते थे, लेकिन अंततः उन्होंने उसको स्वीकार किया। कैसे कैसे ये नेतृत्व हुआ, कैसे उनके साथ में एक और सज्जन थे जिनका नाम बख्त खान था, वो सैनिक नेतृत्व अपने हाथ में लिए और इस तरह से यहां से मामला निकला। अब इसके बाद इस विद्रोह में अपने अपने हितों के अनुसार अलग अलग रियासतें विद्रोह में भागीदारी देना शुरू की। मैं अगर सबसे पहली नजर डालता हूं तो आपको लखनऊ में बेगम हजरत महल का नाम याद रखना होगा। बेगम हजरत महल अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी है और यहां पर विरजिस कादिर को नवाब बनाने के लिए वो प्रयास करती हैं। जब वो बात अंग्रेज नहीं मानते हैं तो विद्रोह में उनकी भूमिका तय होती है। इसी तरह से अंतिम पेशवा हैं बाजीराव दूती, उनके दत्तक पुत्र हैं नाना साहब, वो भी चाहते हैं कि पेशवा बन जाए। अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी, कानपुर में उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी तरह आप अलग अलग रियासतों को समझेंगे। झांसी आप चले जाएंगे जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासन में स्थापित करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। अंग्रेजों ने उनको भी मान्यता नहीं दी और बाद में उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। इसी तरह से बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर एक क्षेत्र है जहां के वो जमींदार थे, उन्होंने भी लगान का बड़ा हिस्सा उनके ऊपर बाकी था, वो भी चाहते थे कि इस परिस्थिति में उनका लगान माफ हो। अंग्रेजों ने उनका लगान माफ नहीं किया और अंत में उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। ऐसे करके इलाहाबाद, बरेली, तमाम फैजाबाद से होते हुए यह विद्रोह भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ता गया। अलग अलग क्षेत्र में कहीं हडसन, कहीं कर्नल नील, कहीं टेलर, कहीं आयर,
ये तमाम बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों ने इन विद्रोहों का दमन किया। और आपको ये बात अपने दिमाग में रखना है कि अंग्रेज इस विद्रोह का दमन करने में पूरी तरह से सफल हो गए। अब इस पूरे घटनाक्रम को आपको समझना है। अगर इसको हम एक शब्द दे दें तो कारण के बाद 1857 के विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, अब आपका एक प्रश्न इस मुद्दे पर भी हो सकता है। जब आप इस प्रसार से आगे बढ़ेंगे, जब आप इस मुद्दे को और व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपको यह बात निकल करके आएगी कि 1857 की इस विद्रोह की प्रक्रिया में जो भारत के लोग अपने चाहे क्षेत्रीय हितों की पूर्ति हो, चाहे उनका अंग्रेजों के साथ मतभेद था, या जो भी कारण हो, लेकिन एक बात तय है कि 1857 के विद्रोह में समस्त उत्तर भारत, केवल बुद्धिजीवी जमींदार वर्ग, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए, और पूरा दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं होगा, अन्यथा एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा भारत का जनसैलाब अंग्रेजी विरोधी भावना से इस विद्रोह में भागीदारी दिया। अब कुछ इतिहासकार इस विद्रोह को क्रांति भी कहते हैं। 1857 का विद्रोह विद्रोह नहीं होकर क्रांति था। क्रांति का मतलब होता है एक अमूलचूल परिवर्तन, कि जब कोई व्यक्ति किसी सत्ता के परिवर्तन में एक ऐसा परिवर्तन करने का संकल्प ले ले जो बिल्कुल असंभव हो, और वो परिवर्तन लगभग हो जाए या उस परिवर्तन की स्थिति निर्मित कर दी जाए, तो वो क्रांति होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप उस बात को भी दिमाग में लेके चल सकते हैं, और आपको ये लगेगा कि अगर हम लोग क्रांति शब्द के इर्द गिर्द बात रखना चाहते हैं तो ये भी आपके द्वारा गलत नहीं होगा। अब इसमें एक पक्ष ये निकल के आता है, चूंकि अलग अलग इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में बात किया। किसी ने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह है, किसी ने कहा ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, किसी ने हाँ किया, किसी ने ना किया, किसी ने सैनिक विद्रोह किया कहा, किसी ने किसानों और सैनिकों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ कहा। अलग अलग इतिहासकारों ने, मतलब आप समझिए कि इतिहास के अंदर 1857 का विद्रोह वो एक विशाल हाथी है कि जिसके हाथ में जो पोर्शन हाथी का आया उसने उसी से उस विषय को समझने का प्रयास किया। यहां तक कि 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी आज पुण्यतिथि है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी एक निर्णय लिया कि 100 साल 1857 का 1957 में हुआ है, तो क्यों ना इसके 100 साल पर 1857 का एक औपचारिक इतिहास लिखा जाए। इस जिम्मेदारी को देने के लिए सबसे पहले उस समय के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार, जो जिनका नाम आप सुने हैं, आरसी मजूमदार था, उनको आमंत्रित किया गया। लेकिन जिस ढंग से वो इतिहास लिखना चाहते थे, स्वच्छंदता से, और पंडित नेहरू स्वयं भी इतिहास के बड़े विशेषज्ञ व्यक्ति थे, तो उन्होंने उस प्रकार की स्वच्छंदता को मान्यता नहीं दिया, और परिणाम यह हुआ कि वो जिम्मेदारी उनको देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो इतिहास लेखन उनके द्वारा नहीं हो पाया, और बाद में वो इतिहास लेखन एसएन सेन के द्वारा हुआ। और उन्होंने भी 1857 के विद्रोह पर सरकारी तरीके से अलग अलग पक्ष को लेकर के लिखा। किसी ने कहा सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, किसी ने कहा ये सैनिकों का विद्रोह था, किसी ने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह था, तो अलग अलग शब्दों से इसको नवाजा गया। अब यहां पर इतिहास में फिर विद्यार्थी उलझ जाते हैं, कई बार टीचर भी हवा देने लगते हैं, वो लगेंगे ये बताने कि नहीं ये राष्ट्रीय था। अब आप मानसिकता बनाने लगे राष्ट्रीय था। आपको मानसिकता नहीं बनानी है, जिसने जो कहा है वो क्यों कहा है, बस उसको ठोस तरीके से जानिए और उसको अपने शब्दों में उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करिए। क्योंकि आप ग्रेजुएशन के लेवल पे परीक्षा दे रहे हैं, इतिहास में किसी जर्नल या किसी बहुत गहराई से विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए आप अगर कोई पटांग विचार बनाने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर वह हो सकता है कि आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा दे दे। इसलिए जो भी बातें बड़ी प्रामाणिक तरीके से कही गई हैं, आप उनको समझने का प्रयास करिए और उसी दायरे में अपनी समझ को मजबूत करने की कोशिश करिए। जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपके मस्तिष्क में बात आती है
कि 1857 का जो विद्रोह है उसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम की दृष्टि से भी आपको अध्ययन करना है। ये असफल रहा तो क्यों असफल रहा। जब आप इतने छोटे छोटे टुकड़ों में 1857 को बहुत ही ओपन हृदय, बिल्कुल खुली मानसिकता से और सहजता से आप एक एक चीज को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक भी प्रश्न 1857 के विद्रोह पर आपसे बाहर नहीं जाएगा। और दुर्भाग्य से अगर वो बाहर चला भी गया, मैं ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं जो पूरे तैयारी करने वाले किसी छात्र को नहीं पता है, तो ऐसे प्रश्न के सही होने से न तो सिलेक्शन होता है, न ऐसे प्रश्न के गलत होने से सिलेक्शन होता है। लेकिन जो प्रश्न अधिकांश लोगों को मालूम है, वो प्रश्न अगर आपको इससे गलत होता है तो यह आपके लिए आत्मघाती है, यह काम नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास लगातार आप लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे कि सर आपने कह तो दिया, हम लोग कई टॉपिक पर गए, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसको तैयार कैसे करें। तो आज हमने इसी दृष्टिकोण से ये सेशन रखा कि आप कम से कम ऐसे सोच को या ऐसे विचार को अपने अंदर लाइए और ये कोचिंग संस्थानों पर या मार्केट के फोटो स्टेट पर या ऐसे मटेरियल पर जो आप रोज माथा पटकते रहते हैं और आप सोचते हैं कि इस नोट्स में ही सब कुछ आ जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई साहब मेरा स्पष्ट आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के गलती से बचने का प्रयास करिए। जब तक आप स्वयं कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं डेवलप करेंगे, फैक्ट को सही से नहीं समझेंगे, प्रश्न की मांग को नहीं समझेंगे, सिलेबस की सोच क्या है वो नहीं समझेंगे, तब तक आपके द्वारा इस तैयारी में सफलता की संभावनाएं बहुत कम होंगी। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन को जिस उद्देश्य के लिए मैंने किया था कि आपको अपने पूरे तैयारी में 4-5 मुख्य जो बातें होती हैं उनमें मैंने 2 मुद्दे पर बात कर लिया। एक, आपको सिलेबस को सब टॉपिक में बांटना, और जब सब टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो फर्दर उसका नोट्स कैसे बनाएं जिससे कि आपकी पढ़ने की रुचि और आपकी तैयारी में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि YouTube चैनल बन चुका है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उसको सब्सक्राइब करके वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जिससे कि जहां लगे कि आप अनुकूल स्थिति में वहां लोग पहुंच चुके हैं, इससे मैं वहां पर YouTube लाइव के माध्यम से आपकी क्लास का आयोजन करूं, ताकि मेरे फेसबुक पर जो 1 घंटे तक आप लोग मेरे समय और मेरी गतिविधियों को संचालित करने से रोक रहे हैं, मैं इससे बच जाऊं और मैं अपना कार्य फेसबुक के लाइव की जगह पर YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को फेसबुक लाइव पर इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे संकल्पना के साथ हम मिलेंगे। इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी और सूचना के साथ आप उपस्थित होंगे और फिर हम लोग एक नए रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।